सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता टीचर हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं। उन्हीं में से एक है शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम। तो इसी मॉड्यूल के भाग 1, 2, 3 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं। तो शिक्षण संग्रह में कुल 6 भाग हैं। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है। तो इस कंपेंडियम मॉड्यूल में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों पर आधारित शिक्षण के तरीकों का वर्णन किया गया है। यही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है। ए से जेड में लेटर बी क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है ए से जेड में लेटर बी बिजी क्लासरूम यानी कि व्यस्त कक्षा को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर सभी बच्चे विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हैं। नेक्स्ट है ए से जेड में लेटर जेड क्या प्रदर्शित करता है। तो ए से जेड में लेटर जेड ज़ील यानी कि उत्साह, शिक्षक के उत्साह और उमंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, शिक्षण योजना बनाते समय किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। तो शिक्षण योजना बनाते समय हम मुख्य रूप से बच्चों के अधिगम स्तर या उनके पूर्व ज्ञान का ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना समय देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंपेंडियम मॉड्यूल हमें 2 घंटा बोलना, 2 घंटा पढ़ना और 1 घंटा लिखना, ये समय निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 में मौखिक और लिखित कार्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो कक्षा 4 में 30% मौखिक कार्य और 70% लिखित कार्य होना चाहिए। इसके बाद है प्रधानाध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच सुनिश्चित करेंगे कि तालिका में बच्चों की प्रगति सही से अंकित है या नहीं है। इसका आंसर है प्रधानाध्यापक हर सप्ताह 10 बच्चों की प्रगति की जांच सुनिश्चित करेंगे कि तालिका में उनकी प्रगति सही से अंकित है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणाम को किसने विकसित किया। तो प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणाम को NCERT ने विकसित किया। इसके बाद है आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पन्ने हैं। तो शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने हैं विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए। उसके बाद है शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी। तो अकॉर्डिंग टू कंपेंडियम मॉड्यूल शिक्षण योजना में का जो प्रारूप दिया गया है उसमें 100 प्रतियां दी गई हैं, जिस पर शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे। उसके बाद है शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी। तो इसका आंसर है कुल 50 प्रतियां होंगी। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे। तो इसका आंसर है शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग होंगे। इसके बाद लर्निंग आउटकम को किन किन नामों से जाना जाता है। तो लर्निंग आउटकम को सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण संबंधी परिणाम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबारती प्रश्न क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इबारती प्रश्न यानी कि सवालों को जब हम वाक्यों के रूप में पूछते हैं तो उनको इबारती प्रश्न कहते हैं। उसके बाद है पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है। आंसर है पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या 3 होती है। फिर है बाल अखबार क्या है। तो बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित अखबार, उसी को ही बाल अखबार
कहा गया है। उसके बाद है विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाने के लिए कहा गया है। तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बच्चों का जन्म दिवस मनाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है कंसेप्ट मैपिंग क्या है। इसका आंसर है पाठ्यक्रम के बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण ही कंसेप्ट मैपिंग है। उसके बाद नियोजन का क्या अर्थ है। तो नियोजन का अर्थ है योजना बनाना। उसके बाद आयोजन का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स आयोजन का अर्थ है कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, यानी कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन ही आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन हैं। तो प्रतिभाशाली, विकलांग और मंदबुद्धि ये सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है जीवन कौशल क्या है। तो इसका आंसर है जीवन को सुगम बनाने के उपाय, उन्हें ही हम जीवन कौशल कहेंगे। नेक्स्ट है जीवन कौशल का चिन्हांकन क्या है। तो इसका आंसर है जो भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उसमें निहित जीवन कौशल की जानकारी होना ही उसका चिन्हांकन है। उसके बाद शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तो शिक्षण योजना के 6 प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। उसके बाद मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण को बाल केंद्रित बनाऊंगा, ये कथन किसको आत्मसात करना चाहिए। तो ये कथन हम शिक्षकों को आत्मसात करना चाहिए। इसके बाद है एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना होता है। तो एक शिक्षक को बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन एक एक्सरे टेक्नीशियन की तरह करना होता है। इसके बाद है मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है। तो मुख्यतः मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में पड़ती है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर ओ का क्या तात्पर्य है। तो अक्षर ओ यहाँ बताता है आउटडोर एक्टिविटीज़ को, वे सारी एक्टिविटीज़ जो कक्षा कक्ष के बाहर संचालित होती हैं। उसके बाद है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कुल 26 पायदान हैं, ए से जेड तक। इसके बाद किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फ़ोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। तो ये कार्य खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है अभिमत डायरी क्या है। तो अभिमत डायरी का मतलब है विजिटर्स डायरी, जो भी विजिटर्स आते हैं उनके उस पर मत लेना, वो अभिमत डायरी में होगा। इसके बाद है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से लागू हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये कब अस्तित्व में आई। तो 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई। इसके बाद है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर होती है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता शिक्षण योजना पर निर्भर होती है। इसके बाद है शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को किस रूप में लिया गया है। तो लर्निंग आउटकम को एक केंद्रित बिंदु के रूप में लिया गया है। बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है। इसका आंसर है बाल संसद का गठन मॉड्यूल के भाग 3 में दिया गया है। उसके बाद आता है शिक्षण संग्रह के अनुसार प्रार्थना के न्यूनतम समय पूरे वर्ष में कुल कितना होगा। तो इस मॉड्यूल के अनुसार प्रार्थना का न्यूनतम समय पूरे वर्ष में कुल 55 घंटे के करीब बैठता है। उसके बाद है मॉड्यूल के अनुसार किस जनपद की शिक्षिका सुनंदा का जिक्र किया गया है। तो मॉड्यूल में मुरादाबाद जनपद की शिक्षिका सुनंदा का जिक्र किया गया है। ई ये जीवन कौशल कौन कौन से हैं, यानी कि ट्रिपल ई। तो यहाँ पर फर्स्ट ई है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन,
उसके बाद सेकंड ई है एम्पैथी और थर्ड ई है इमोशनल कंट्रोल, कोपिंग विद इमोशन। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो ज्ञान, समझ और सीखने की स्पष्टता, यही संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है भावनात्मक विकास में क्या आता है? तो इसमें भाव, रुचियां और आदतें, इनका समावेश भावनात्मक विकास में होगा। नेक्स्ट है अधिगम पत्रिका प्रतिदिन किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो अधिगम पत्रिका प्रतिदिन बच्चों के द्वारा लिखी जाएगी। इसके बाद आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या मतलब है? तो यहाँ पर व्यापक का मतलब है कि जितने भी पक्ष हैं उन सभी का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है बाला की फुल फॉर्म क्या है? BALA की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर BALA की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, कि बिल्डिंग को हम किस तरह से लर्निंग एड की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जन पहल हस्तपुस्तिका में जानकारी शामिल है, किसके बारे में? तो जन पहल हस्तपुस्तिका में विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य, इसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर प्रेरणा ऐप द्वारा पूर्णकालिक अनुश्रवण कौन करेगा? तो ब्लॉक स्तर पर प्रेरणा ऐप द्वारा पूर्णकालिक अनुश्रवण ARP करेंगे। उसके बाद है अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण यानी कि सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेंगे? तो ये सपोर्टिव सुपरविजन खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। उसके बाद है प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करके बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन कौन करेंगे? तो ये आंतरिक मूल्यांकन के कार्य प्रधान अध्यापक करेंगे। उसके बाद है शिक्षण योजना में आकलन और समेकन के लिए कितना समय प्रस्तावित है? तो ये कुल 10 मिनट का समय प्रस्तावित है आकलन और समेकन के लिए। नेक्स्ट है NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद है लर्निंग आउटकम पर बच्चों की प्रगति की कितनी स्थितियों को दर्ज करना है? तो लर्निंग आउटकम पर बच्चों की 3 स्थितियों को दर्ज करना है, यानी कि उसने लर्निंग आउटकम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, आंशिक रूप से प्राप्त किया है या अभी नगण्य है उसने अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरह से ये हमने 52 क्वेश्चंस में इस मॉड्यूल के भाग 1, 2, 3 को समावेशित करने का प्रयास किया है। आई होप इससे आपको हेल्प होगी। थैंक यू।